हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं और आप सबके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लाया हूं सॉलिड स्टेट पार्ट 3। तो आज हम किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। कुछ देर हमने क्या किया है कि सॉलिड स्टेट पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही समझ चुके हैं, मतलब इसके कॉन्सेप्ट हम क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। तो मैं कुछ मिनट आपको पहले ओवरव्यू दे दूं कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 2 में क्या किया था। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो आप सबको, जैसा कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू फील लिया था कि सॉलिड होते क्या है। तो सॉलिड का हमने क्या, एक मोबाइल फोन से हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड है क्या, तो उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था सॉलिड लिक्विड गैस में और उन सब के बारे में लिखा था। दूसरे लेक्चर की अगर मैं बात करूं, जो वीडियो मेरा सॉलिड स्टेट पार्ट 2 है, उसमें मैंने क्या किया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड बताया था। जो हमारा दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलीन सॉलिड और एक अमरफस सॉलिड। अब आज उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए लाया हूं सॉलिड स्टेट पार्ट 3 वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि आज आपको किस मुद्दे पर बात करेंगे हम आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं, तो आज हम क्या बात करने चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे आज कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड क्या होते हैं। तो अब आप कह रहे होंगे कि जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द फॉलोइंग्स। मतलब ये है, बोल देगा कि कौन से टाइप का सॉलिड है। तो सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड के अंदर जाके कि अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे है। जैसे बोल देगा कि NaCl है, NaCl इसमें किस टाइप का सॉलिड है, तो आपको पता है ये क्रिस्टलीन सॉलिड है। लेकिन अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो और भी मिलेगा। जैसे अब आयनिक सॉलिड हो सकता है, इसमें आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और आयनिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन चार में से, तो इन चार में से फाइंड आउट करेंगे कैटेगरी की क्या है। तो उस पर क्या है, हमें आज वीडियो बनानी पड़ी है। इसका महत्व क्वेश्चंस के लेवल से तो मैं बोलूं एकदम जीरो है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट समझना हमें जरूरी है। क्यों, क्या पता क्या आ जाए। लेकिन IIT और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, एक या दो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से। मैं आपको पहला जो लेक्चर मैंने बताया था उसमें ही मैंने बता दिया था, या तो इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा कि हो जाएगा, या फिर इतना कठिन आएगा कि नहीं लेगा। तो जो कठिन क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे टॉपिकों से लिए जाते हैं जो बिल्कुल स्मूथ हैं। जैसे ये उठते नहीं है क्वेश्चन अच्छे बच्चे पे। क्लियर। अब आप कहोगे ये इतने सिंपल को, इतने तगड़े तगड़े बच्चे अच्छे क्वेश्चनों को उठा लेते, इसको क्यों नहीं, क्योंकि इनको हम ना छोड़ जाते हैं क्लियर जल्दी जल्दी में। तो आज उसी मुद्दे पर बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज किस पर बात करेंगे हम। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। सबसे पहले मैं, जैसे आपको पता है, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू फील देता हूं, उसके बाद हम लिखते हैं। तो ये कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले अगर बात कर दूंगा मैं आपसे, तो सबसे पहले होगा आयनिक सॉलिड। दूसरे नंबर पर मैं बात कर दूंगा मेटेलिक सॉलिड। तीसरे नंबर पर मैं बात कर दूंगा कोवेलेंट सॉलिड। और चौथे नंबर पर अगर मैं बात कर दूंगा तो कौन से सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पोलर, देन पढ़ेंगे नॉन पोलर, देन पढ़ेंगे H बॉन्ड विद H बॉन्ड। क्लियर। तो अब एक एक करके हम रियल लाइफ फील ले लेते हैं। आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर। हम स्टार्ट करेंगे आयनिक से। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमें जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड है वो पढ़ना इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो NaCl दे दिया, नेप्थलीन दे दिया, बेंजीन दे दिया, अमोनिया दे दिया,
यूरिया दे दिया, कुछ भी बोलेगा और फाइंड आउट करवा लेगा 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में। आईआईटी मेडिकल में भी बन जाते हैं, ऑप्शन देगा और सॉलिड्स पूछेगा। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर हम इन सबको ना समझे। अब मैं आपको पूरा इनका रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कैसे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बताऊं कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे आयनिक सॉलिड। तो मैं आयनिक सॉलिड पर बात करना चाह रहा हूं। एक चीज बताइए मुझे सबसे पहले, तो आप ये चारों आपने नाम सुने से लग रहे हैं। मतलब आयनिक की बात करूं, कोवेलेंट की बात करूं, मॉलिक्यूलर की बात करूं, मेटेलिक की बात करूं, तो आप सभी अपने दिमाग से बताइए कि आपने ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो आप कहेंगे बिल्कुल आपने ये आयनिक और कोवेलेंट तो सुना ही है, चाहे मॉलिक्यूलर और मेटेलिक की बात करूं या ना करूं, आयनिक और कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि आप सब 11th क्लास पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास में जब हमने केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर पढ़ा था, जो मैं बोलता हूं जो केमिकल बॉन्डिंग है 4th चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे टॉपिक्स की बात करें 11th 12th पूरी क्लास में, तो चाहे आईआईटी ले लो, चाहे नीट ले लो, चाहे सीबीएसई बोर्ड ले लो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं। क्यों? केमिकल बॉन्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट में भिड़ जाता है। मतलब अगर मैं कोई सा भी चैप्टर उठा लूंगा तो केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं पढ़ी होगी तो इनऑर्गेनिक नहीं होगी, आपको समझ में आएगी ना, ऑर्गेनिक समझ में आएगी, और थोड़ी बहुत फिजिकल भी समझ में नहीं आएगी। मतलब ये एक चैप्टर है लेकिन उसका अस्तित्व पूरा है। अब आप कहोगे कि आप केमिकल बॉन्डिंग से हमें क्या समझाना चाह रहे हो, तो मैं केवल और केवल आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा और फिर दोबारा से हम यहीं पर आएंगे। तो एक चीज बताइए, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो वहां पर आपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जब टाइप्स ऑफ बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 4 टाइप के बॉन्ड पढ़े थे, आप सभी को याद होगा। पढ़े तो बहुत सारे टाइप के बॉन्ड थे लेकिन 3-4 जो थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे। सबसे पहले मैंने बात की थी आयनिक बॉन्ड्स की, दूसरे नंबर पर बात की थी मैंने कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तीसरे नंबर पर बात करी थी मैंने किसकी, डेटिव बॉन्ड्स की या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, चौथे नंबर पर बात करी थी मैंने वीक बॉन्ड्स की। जबकि वीक बॉन्ड्स में क्या क्या आ जाते हैं, एच बॉन्डिंग आ जाता है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, लंडन फोर्स आ जाता है, डिस्पर्जन फोर्स आ जाता है, डाइपोल इंटरेक्शन आ जाए, बहुत सारे फोर्स आ जाते हैं। मतलब ये है अगर मैं क्लास 11th 12th में जा रहा हूं तो 11th के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं भी है तो मैं आपको रियलाइज करा देता हूं। अब ये जो शब्द है आयनिक, उसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको इसको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बताता हूं कि जो आयनिक सॉलिड है वो है क्या। एक चीज बताइए, सपोज कीजिए मेरे पास एक नमक है, मतलब सॉल्ट है। अब मैंने क्या किया, सॉल्ट है, मैंने क्या किया, इस सॉल्ट को क्या किया, पानी में डाल दिया। अब जो सॉल्ट है वो क्या है, अपने आइंस में टूट जाएगा, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछता कि जो ये NaCl है नमक, इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो आप बोलते आयनिक बॉन्ड है। अब मुझे यही आपको फील कराना है कि आपने बोल तो दिया आयनिक बॉन्ड है, लेकिन बोला किस व्याप पर। अब आप में से कुछ भैया उठेंगे और बोलेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ये है आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हो आप 3 तरह से। कहने का मतलब एक ही है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसे मेटल नॉन मेटल बोल सकते हो, उसे कैटाइन एनाइन बोल सकते हो, उसे कैटाइन एनाइन बोल सकते हो, उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हो। लेकिन इसे बोल कैसे सकते हो, इसमें बॉन्ड कैसे बना, वो हमें समझना है। क्लियर? तो अभी आप कॉन्सेप्ट के क्लियर समझोगे, पहले आप इन्हें नोट करो। अब मैं आपसे आयनिक सॉलिड के रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि आयनिक सॉलिड होता क्या है। तो एक चीज बताइए, सबसे पहले मैंने क्या लिया, नमक लिया। अब नमक के पार्टिकल्स लिए और मैंने क्या किया, उन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो आप सभी को पता है जो नमक के जो पार्टिकल हैं वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। अब उसका टूटने का कारण क्या है। अब एक चीज बताइए आप मुझे कि हमारे पास नमक है NaCl, अगर मैंने क्या किया, इसे पानी में गिराया तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। तो ये कंडीशन क्यों हुई,
ये इसलिए हुई ताकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन सके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सके। जब पोलैरिटी आएगी तो अपोजिट चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, और यही क्या है, आयनिक बॉन्ड। अब आप कहोगे यही फील है, नहीं, अभी मैं अंदर जाऊंगा। अब इसके अंदर चलो मैं केमिकल बॉन्डिंग में जाता हूं। एक कॉन्सेप्ट है हायर द स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हायर द स्टेबिलिटी और लोअर द एनर्जी, मतलब ये है अगर स्टेबल ज्यादा होगा तो बॉन्ड अच्छा बनाएगा, कि लोअर एनर्जी वाला वो हायर स्टेबल वाला ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि लोअर स्टेबल वाला। तो आप सभी को पता है, जैसे मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लूं, सपोज करो हमें, अब आप सभी भैया 11th-12th की स्टडी कर रहे हैं, क्यों, 11th-12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फिर उसके बाद अगर 11th-12th में अच्छा रिपोर्ट कार्ड रहा तो उसके बाद क्या है, IIT नीट या जो भी सिलेक्शन है उसमें आसानी होगी सिलेक्ट होने में, आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज या अच्छा IIT के कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज लेने में, या फिर किसी को आर्मी में जाना है, एयरफोर्स, जो भी ड्रीम है। तो अगर आप 11th-12th अच्छे से करोगे तो आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा आएगा, और आपका मतलब जो भी है स्टेबिलिटी, एक तरीके से एक शब्द में बोल दूं, वो अच्छी होगी। क्यों, जब आप पढ़ोगे। अब एक चीज बताइए, आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ा, आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा आया, आपने क्या किया, एक ही बार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, एक दो जितनी बार में भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आपकी जॉब सिक्योर है आपके हाथ में। जब जॉब सिक्योर है तो आपके पैसे आने स्टार्ट होंगे, फिर आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। तो ये क्या, आप में स्टेबिलिटी आने लगी। अब एक चीज बताइए, अगर मैं दूसरे हाथ में अगर इस डायरेक्शन में चलता, अब आप क्या कर रहे हो, 11th-12th, अभी मेरी वीडियो है, इस वीडियो को चला के छोड़ दिया, या फिर चलाया, पॉज करा, इंस्टा व्हाट्सएप चला लिया, तो ये क्या है, आप बर्बाद कर रहे हो, मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब ये है कि आप क्या है, अपनी 11th-12th बर्बाद कर लेंगे, रिपोर्ट कार्ड बेकार आएगा। रिपोर्ट कार्ड अगर बेकार आएगा तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अच्छे हायर इंस्टीट्यूट्स में। अब अगर वो नहीं होगा तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, और आपकी जॉब नहीं लगेगी तो आपके पैसे नहीं आएंगे, और आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो शादी हो भी जाए या ना भी हो तब भी आप क्या, एक एक पैसे के लिए तबाह रहेंगे। मतलब एक शब्द में बोल दूं, आप स्टेबल नहीं है। तो अब आप बताइए, अगर आपने क्या है, एक डायरेक्शन में स्टेबिलिटी होके अगर पढ़ाई की, मतलब ये एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगा दी, केवल और केवल पढ़ाई, तो आपने क्या अचीव कर लिया, स्टेबिलिटी। आप स्टेबल हो गए, आप सेल्फ डिपेंडेंस हो गए, मम्मी पापा से जरूरत नहीं है पैसे लेने की। आज दूसरे डायरेक्शन की बात करूंगा, तो आपने एनर्जी को बिखेर दिया, मतलब ये आपने एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को कंडेंस नहीं किया। मतलब ये आपने इंस्टा भी चलाया, व्हाट्सएप भी चलाया, पबजी भी खेल रहे हैं, इधर उधर भी कुछ भी कर रहे हैं, और पढ़ाई नहीं करी। तो आपका रिपोर्ट कार्ड खराब हुआ, ना आपकी जॉब लगी, ना आपको हायर इंस्टीट्यूट में कोई कॉलेज अच्छा मिला। तो एक चीज बताइए, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे ना, आप अपने मम्मी पापा पे बोझ बन के रह जाएंगे। और एंड में अगर एक ही चीज बात बोलूंगा, आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो एक चीज बताइए, मैं अगर केमिकल बॉन्ड आपको बताता, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाई है या फिर आपने जहां से भी पढ़ी है, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी। तो डेफिनेशन जब केमिकल बॉन्डिंग की जब उन्होंने बताई होगी, तो आपको बताया होगा किसी भी चीज में बॉन्ड बनना, मतलब कोई भी चीज का स्टेबल होना, वही केमिकल बॉन्डिंग है अपने आप में। तो स्टेबिलिटी या बॉन्ड कब बनते हैं, जब एनर्जी क्या है, एक ही डायरेक्शन में हम क्या करें, स्पेसिफाइड। अब मैंने आपको अपनी लाइफ से क्रिएट कर दिया कि एक ही डायरेक्शन में अगर एनर्जी लगाओगे तभी स्टेबल हो पाओगे। अगर अलग अलग डायरेक्शनों में एनर्जी है तो स्टेबल होने का कोई मतलब ही नहीं है, वो 1-8% लोग हैं। क्लियर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आइंस्टीन वगैरह थे, वो कोई नहीं, वो 1-8% लोग हैं जो ऐसे इधर उधर के काम कर रहे हैं तब भी स्टेबल हो गए। क्लियर। अब आपसे मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी से मतलब क्या है, तो एक चीज बताइए, Na क्या है, सोडियम, ये क्या होता है 281, आप सभी को पता है। अगर मुझे इसे स्टेबल, अब एलिमेंट्स के पास क्या कंडीशन होगी स्टेबल बनने के लिए, जैसे हमारे पास तो एक कंडीशन है, हमें 11th-12th अच्छे से पढ़नी है और हमें अच्छे से अच्छा रिपोर्ट कार्ड लाना है, उसके बाद हमारे अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। अब इन एलिमेंट्स के पास क्या रास्ता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो जो एलिमेंट है
उनके पास केवल एक रास्ता है, वो अपने आप को नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में ले आए। मतलब ये आप सभी ने पढ़ा है, जो नोबल गैस है वो इनर्ट गैस है, उन्हें किसी से कोई मोह माया नहीं है, ना किसी से रिएक्ट करता ना कुछ करता, वो अपने आप में बैठा रहता है ग्रुप 18 में। तो एक चीज बताइए, इसके पास एक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इसे क्या है निकाल देगा तो ये कितना बन जाएगा 2 8। एक चीज बताइए, 10 एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन का है, तो नियोन क्या है? नोबल गैस। तो एक चीज बताइए, ये Na था 2 8 1 पर, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब डिफिशियंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? अब ये स्टेबल है कि Na ज्यादा स्टेबल था, तो आप बोलोगे Na पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है सर जी। मतलब ये देखो, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। Na पॉजिटिव तो ला दिया। अब उसी सीरीज में चलते हैं। अब इधर देखिए आप, मैंने क्या किया, क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है क्या है? 2 8 7, हमें पता है 17 है। इधर क्या था? 11। अब 17 है क्लोरीन। अब क्लोरीन 17 है, तो एक चीज बताइए, अगर मुझे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लानी है तो 2 8 8 बनाना पड़ेगा भाई, इसे स्टेबल करना है, क्योंकि अभी ये स्टेबल है, लेकिन अगर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले आएगा स्टेबल हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, इस पर कौन सी नोबल गैस आएगी? तो आप चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन, अब आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर। तो एक चीज बताइए, अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या है? Cl नेगेटिव बना लेगा, क्यों? एक्सेस हो जाएगा। और ये ज्यादा स्टेबल है कि Cl ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहोगे Cl नेगेटिव। तो एक चीज बताइए, मैंने Na पॉजिटिव निकाल लिया, Cl नेगेटिव निकाल लिया। अगर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये क्या बन जाएगा? नमक। तो एक चीज बताइए, अब आपको क्रिस्टल क्लियर होता नजर आ रहा है कि नहीं? मैंने जो आपको बोला कि NaCl में क्या था, पहले ही रियल लाइफ एग्जांपल के से पहले ही, कि हम सबको पता होता है NaCl में आयनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा अगर मैं डिफाइन कर दूं, एक कैटाइन है एक एनाइन है, कैटाइन एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी बात करी थी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हम में से किसी को भी ये पता नहीं था कि ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे या आया कैसे। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपके कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बता दी, आपके दिमाग में ये जनरेट कर दिया कि ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। बॉन्ड बनते क्यों है? अब आप कह रहे होंगे ये क्या रामायण कथा कर दी। अब मैं इसमें से निकालने के लिए आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं इसे। सबसे पहले हमें पता है NaCl। NaCl आयनिक बॉन्ड होता है, ये पता है हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये बनता कैसे है। तो एक चीज बताइए, अगर मैं Na पॉजिटिव Na लिया और Cl लिया, हमें क्या है? स्टेबिलिटी वाली थ्योरी पर जाना है। तो हमने क्या किया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाना है। क्यों? अपोजिट पोलैरिटी होगी तभी क्या होगा? इंटरेक्शन होगा और तभी बॉन्ड बनेंगे। हमने नमक को क्या किया था? पानी में डाल दिया था। जब पानी में डाला था तो वो डिसोसिएट कर गए थे। तो एक चीज बताइए, जो सोडियम है तो वो 2 8 1 है, जो क्लोरीन है वो 2 8 7 है। तो जो अब स्टेबल होने के लिए एलिमेंट्स को क्या करना पड़ता है? जैसे हमें रियल लाइफ में क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी एक डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी अगर एक डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी भाई। अब स्टेबल होना है उन्हें तो क्या करना पड़ेगा? नोबल। अब एलिमेंट्स के लिए वही फंडा है, स्टेबल अगर उन्हें होना है तो सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्या करना पड़ेगा? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अब सोडियम के पास 2 8 1 है और क्लोरीन के पास 2 8 7 है, वो एक लॉस कर देगा और वो एक गेन कर लेगा। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटाइन बना लेगा, वो नेगेटिव एनाइन बना लेगा, तो दोनों इंटरेक्शन हो जाएंगे, अपोजिट पोलैरिटी है, तो यहां से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, बनता क्यों है? क्लियर? प्लीज नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगा। क्लियर?
आपको लिखाऊंगा कि आयनिक सॉलिड होता क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में मैं बात करूं तो क्या बोल सकता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने फील दे दिया है। अब केवल आप इतना ही नहीं समझोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होता है, आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, कैटाइन एंड एनाइन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और तीसरा, पहला दूसरा कैटाइन और एनाइन हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। क्लियर, नोट कर सकते हो आप, क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरी प्रॉपर्टी पर। अब मैं आपको एक चीज पूछूंगा कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप कहोगे, अगर मैं आपको एक रियल फील दूं, एक चीज बताइए, एक सेटअप करूं, मैं एक नमक लूं और मैं क्या करूं, सबसे पहले एक वायरिंग कर दूं और एक बल्ब लगा दूं और उसमें क्या करूं, वायर को कट ऑफ कर दूं, मतलब काट दूं, और बीच में क्या है, नमक डाल दूं। मतलब ये है, मैंने क्या किया, वायर लिया, स्विच तक ले गया और बल्ब से लिया स्विच तक। अब थोड़ा सा बीच में उसको कट कर दिया, 2 टर्मिनल। अब उन दोनों, एक टर्मिनल इधर लिया, एक टर्मिनल इधर, जैसे ये है। मैंने क्या लिया, ये स्विच है मेरा, ये स्विच है। अब मैंने स्विच में वायर लगाया, प्लग लगाया। अब ये वायर लिया मैंने, एक वायर यहां से ये कट कर दिया, ये वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैंने नमक डाल दिया, नमक। अब मैंने यहां पर क्या है, बल्ब लगा दिया। एक चीज बताइए, मैं इलेक्ट्रिसिटी, मैंने स्विच ऑन किया, बल्ब जलेगा? बताइए आप। तो आप कहोगे ये कैसा मजाक है, बल्ब क्यों जलेगा नमक से? नहीं जलेगा। मतलब ये है, आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि जो आयनिक सॉलिड्स है वो अपनी नेचुरल कंडीशन में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या नहीं? नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक चीज बताइए, मैंने क्या किया, सेटअप किया इलेक्ट्रिसिटी का और बल्ब जला ही नहीं। मतलब ये आयनिक सॉलिड अपनी नेचुरल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं? आप सब कहोगे नहीं। अब मैं क्या करूं, इसको क्या है, मॉइस्ट कर दूं। मतलब क्या करूं, इस पर पानी का छिड़काव कर दूं। तो एक चीज बताइए, अब मैंने दोबारा से इसी प्रक्रिया को दोहराया, मैंने ऑन करा स्विच, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहां पर एक चीज बताइए, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? इस बार बल्ब ग्लो कर गया। ग्लो क्यों कर गया? सीधी सी बात है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में टूट गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। यहाँ पर क्या है, आयंस में डिसॉल्व हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, फ्लो कर गए। मतलब ये दूसरी भाषा में मैं बोल दूं क्या, कि जो आयनिक बॉन्ड है, जो NaCl है, नमक है, जो आयनिक सॉलिड है, वो अपनी नेचुरल स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उसको मोल्टन स्टेट में ला दूं, मॉइस्ट कर दूं, तो क्या मैंने नमक को क्या कर दिया, मॉइस्ट कर दिया। मतलब आयनिक सॉलिड को मोल्टन स्टेट में ले आया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई कि नहीं, बल्ब जला कि नहीं जला। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी हो गई होगी कि जो आयनिक सॉलिड है अपनी नेचुरल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं। तो इसे लिख दूंगा, it does not conduct electricity in natural state, ये नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन बट in molten state it conduct electricity, क्यों? Because of free electron।
बिकॉज ऑफ आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी अच्छे से। अब तीसरा ही यहां पर सुन लो, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, NaCl, KCl, जितने भी एल्कली सॉल्ट्स हैं सारे, जितने भी एल्कली मेटल्स के सॉलिड हैं, जितने भी हैं। अब आप कहोगे एल्कली मेटल क्या होता है? एल्कली मेटल होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 1। क्या क्या? लीन आकार अब से पर्याद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रेडियो एक्टिव है इसलिए लेते नहीं है। तो जितने भी फर्स्ट हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करेंगे, सॉल्ट्स हैं वो सारे क्या है, आयनिक सॉलिड। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आयनिक सॉलिड्स होता क्या है। सबसे पहले मैंने फील दिया आयनिक सॉलिड होता क्या है। इतने से काम नहीं चलेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन या मेटल नॉन मेटल। क्लियर। हमने क्या स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से केमिकल बॉन्डिंग में जाके इसे समझा। उसके बाद मैंने क्या इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, दूसरी प्रॉपर्टी। क्यों? नेचुरल स्टेट में क्या था, नमक था, उसने क्या है आइस में टूटा ही नहीं है, तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी नहीं करेगी। क्यों? कट ऑफ हो गया बीच में। लेकिन मैंने क्या किया, उसको मॉइस्ट कर दिया, उस पर पानी का छिड़काव कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आइंस में टूट गए, तो उधर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल, जितने भी एल्कलाइन एलिमेंट्स हैं या मेटल हैं, उन सब के जितने भी सॉल्ट्स हैं सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको आयनिक सॉलिड। अब मैं बात करूंगा कोवेलेंट सॉलिड्स की। क्लियर? सबसे पहले आप नोट कर सकते हो, आप मेरी तरफ से क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको, प्लीज नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे टाइप की क्रिस्टलिन सॉलिड की, जो है मेरे पास कोवेलेंट सॉलिड। सबसे पहले फील दूंगा कोवेलेंट सॉलिड होता क्या है। कोवेलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं एक शब्द में बोल दूं कि किसी भी जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं वो एक दूसरे एटम या एलिमेंट से अगर अपने एटम्स जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग करके अगर बने हैं तो उन्हें मैं बोलूंगा कोवेलेंट। अब आप कहोगे कि ये क्या रामायण कथा बता दी, ये तो हमें भी पता है कि कोवेलेंट क्या होता है। अगर शेयर करता है कोई भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे अब एक चीज बताइए मुझे, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास है कार्बन और मेरे पास है हाइड्रोजन। मेरे पास कार्बन है, आपको पता है कार्बन की जो प्रॉपर्टी, कार्बन की कितना होता है 6, कितना होता है 2 4। क्लियर? अब मेरे पास एक दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1। मैं आइसोटोप्स की बात नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूं। कोई कहेगा कि आइसोटोप्स भी होते हैं, वो अलग बात है। क्लियर? अब एक चीज बताइए मुझे, कार्बन कैसा है 4, मतलब ये मझधार में फंसा हुआ है। एक चीज बताइए मुझे, अगर इसे स्टेबल होना है कार्बन को तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेनी पड़ेगी। तो एक चीज बताइए, तो ये 2 या तो ये 8 होगा भाई, या तो ये 4 इंक्लूड होगा इसमें, या फिर एक चीज बताइए ये कितना होगा 2 भाई, ये 2 हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम, या तो हीलियम बन जाए या फिर क्या बन जाए, नियोन। 2 ही कंडीशन हो सकती है। हीलियम का कितना होता है 2, नियोन का कितना होता है 10। तो या तो ये बन जाए या ये बन जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, जो कार्बन है उसकी 4 है, हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कार्बन से कहेगा कि ऐसा करो भाई, आप तो अनस्टेबल हो लेकिन आप मुझे ही स्टेबल कर दो। एक चीज बताइए, अगर हाइड्रोजन को मैं एक एलिमेंट दे देता हूं तो ये 2 हो जाएगा और ये हीलियम की रिनोवल, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अपना लेगा। तो एक चीज बताइए, जो हीलियम है वो स्टेबल है। तो एक चीज बताओ, जब कार्बन अपना तो भला कर ही नहीं रहा, मतलब अब तो अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन अगर मांगेगा तो उसे परेशानी होगी देने में, दे देने चाहिए थे हमारे और आपके अकॉर्डिंग भाई। बिल्कुल, अगर कोई बच रहा है तो जैसे सपोज करिए कि मेरे 96 मार्क्स आ गए और मेरा कोई दोस्त है उसके 32 आए। अगर मुझसे ऐसा रूल बना दिया जाए, टीचर ये कहे
कि ऐसा रूल है कि कोई अपने दोस्तों को पास करा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर दे दूंगा उसे, 33 हो जाएंगे, मेरे 95 हो जाएंगे, तो मेरे नंबरों पे कोई असर नहीं पड़ा। टॉप ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा दोस्त पास हो जाएगा। तो एक नंबर से मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो एक चीज बताओ, मुझ पे असर पड़ा? नहीं पड़ा, बहुत लिटिल बिट। जो टॉपर्स होते हैं उनको पड़ता है, हम मिडिल वालों को नहीं पड़ता। क्लियर है? अब यहां से एक चीज बताओ, इसे दे देने चाहिए थे, लेकिन कार्बन ने क्या बोला इससे कि भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मैं और ज्यादा दिक्कत में पड़ जाऊंगा। क्यों? अभी तो मैं मझदार में फंसा हुआ हूं, लेकिन फिर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने ही पड़ जाएंगे। अब हाइड्रोजन कहता है ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई कार्बन, कि अगर तू एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे नहीं सकता और मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मैं क्या है भाई, स्टेबल हो जाऊंगा। अब आप दे नहीं सकते हो, तो कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन कहेगा कि भाई समस्या का समाधान कैसे हो, तो कार्बन बोलेगा भाई एक चीज बोलूं तुझसे, एक बात शेयर करूं, वो बोलेगा करो भाई। तो हाइड्रोजन बोलेगा, कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से कि आप अपने 3 भाइयों को और बुला लाओ। मतलब ये है कि आप अपने जैसे 3 हाइड्रोजनों को और बुला लाओ, आपके समय 4 हो जाएंगे, मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा, आप चारों भाई भी क्या हो जाओगे, स्टेबल, और मैं भी स्टेबल। तो यहां पर क्या किया उसने, क्या है, शेयर करा है। अब आप कहोगे कि उसने तो दिया है, शेयर क्यों किया है? अब ये यूटिलाइजेशन है, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत जगह, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, रियल लाइफ है, अगर ये फील ले लोगे केमिस्ट्री में कभी भी नहीं जाओगे, मेरे हाथ से कभी नहीं भूलोगे। अब आप एक चीज भूल रहे हो, ये ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये ऑक्टेट पूरा करने में 4 है, ये 8 लेगा। एक चीज बताइए, 1 से 2 जाने में 50% हो रहा है, 4 से 8 जाने में भी तो 50 है, मतलब दुगना जा रहा है। यहाँ पर भी दुगनी टाइप जा रहा है। मतलब ये है, अगर क्वांटिटी वाइज देखूं तो यहाँ पर एक ही नंबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वालिटी देखूं तो ये भी 50% बनाएगा और यहाँ भी 50% बनेगा। मतलब ये है, क्वांटिटी और क्वालिटी 2 चीज मैटर कर रही हैं। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो H स्टेबल हो जाता, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैसे, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो हो जाता, लेकिन क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर शेयर ही रहा है। देखिए आप, CH4 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आया, ये भाइयों को बुला लाया, एक इधर आया, एक इधर आया, सब स्टेबल हो गए, ऑक्टेट बन गया 8 का। बन गया नहीं बन गया? तो यहां से एक चीज बताओ, ये कर शेयर रहे कि नहीं रहे, शेयर रहे कि नहीं रहे? इसमें भी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप तो ये कह रहे हो कि आप, मतलब कि आप इनको एक एक दे दो तो ये कितने हो जाएंगे, एक सब 8 हो जाएंगे और ये 0 बच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये 8 हुआ। क्यों? मैं 2 चीज पर बात कर रहा हूं, एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी। क्वांटिटी में क्या है, हाइड्रोजन को एक चाहिए, लेकिन क्वालिटी में उसको भी क्या है, आधी, वो भी मझदार में फंसा हुआ है, या तो 0 होगा या 2 होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी 1 है, या तो 2 होगा तो 50% उसको भी जर्नी कवर करनी है, या फिर कार्बन की तरह 50% उसे भी। तो क्वांटिटी क्वालिटी 2। अब आपको फैक्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पर शेयरिंग क्यों हो रही है। क्लियर? तो कोवेलेंट का आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। क्रिस्टल, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नोट कर सकते हो अगर करना है तो, कुछ वैसे हो गया होगा। क्लियर? अब मैं बात करूंगा आपको रियल फील देने के बाद कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले बात करूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आपको पता ही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे थी, CH4 का एग्जांपल लिया था, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज बताया था। क्लियर? अब अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो एक चीज बताइए, जो कोवेलेंट सॉलिड्स है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं। तो ये बोलूंगा मैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, केवल और केवल एक एग्जांपल छोड़ दूं इसमें,
क्या एग्जांपल छोड़ दूंगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब आप कह रहे होंगे ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक क्या है, आइसोटोप्स। मतलब ये है, आपने देखा होगा हॉकीज वगैरह जो पेंसिल वगैरह हैं और ये सब है जो हॉकीज बनती हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो ग्रेफाइट की हॉकियों से खेलते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, उसे वायरिंग कर दूं तो उसमें से करंट पास हो सकता है। लेकिन अगर मैं क्या है यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, तीसरी प्रॉपर्टी में डायमंड ले लूं एग्जांपल, बेंजीन ले लूं एग्जांपल, AlN ले लूं एग्जांपल, एल्युमिनियम नाइट्राइड, SiO2 ले लूं। क्लियर? तो ये था कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड में क्या है, मैं दोबारा से एक तरीके से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कोवेलेंट एटम्स, और कोवेलेंट एटम्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो होते क्या हैं? जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक तरीके से क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं। जैसे मैंने CH4 एग्जांपल लिया था, मैंने एक तरफ कार्बन ले लिया था, एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया था। कार्बन ने हाइड्रोजन से क्या बोला था, हाइड्रोजन बोल रहा था कार्बन से कि भाई अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो कार्बन ने कहा था कि भाई तू तो स्टेबल हो जाएगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो ऐसा कर, तू मेरी बात माने तो तीन अपने भाइयों को और बुला ला, तू 4 हो जाएंगे, मैं तुझे 4 अपने शेयर कर लूंगा और हम इलेक्ट्रॉन का शेयर क्यों करेगा, दे क्यों नहीं पाया था? तो एक चीज बताइए, हाइड्रोजन के पास 1 था, वो भी तो मजदार में फंसा हुआ है। बस क्वांटिटी वाइज ही तो देखूं तो 1 से 2 हो रहा था, वो 4 से 8 होता। लेकिन अगर 1 से 2 में जाने में जितना % लगता उतना 4 से 8 में जाने में। एक चीज बताओ, 8/4 करूं तो 2 आएगा, रेशियो 2:1। और अगर 2/1 करूंगा तो 2:1 आएगा। तो एक चीज बताइए, क्वांटिटी वाइज ही तो बात अलग थी, क्वालिटी की अगर बात करूंगा तो सेम ही है। तो इसलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया था आपको कॉन्सेप्ट? अब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, शेयर है, सब बंधे हुए हैं। बताओ मुझे, CH4 है, बताओ। और कोई भी एग्जांपल ले लो, सारे कैटनेशन से बंधे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही फिर आगे नेटवर्क्स बन रहे हैं। एक चीज बताओ, कोई फ्री है? नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी? वो नहीं कर सकते। तीसरा एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी आपको कोवेलेंट्स की। बस आप अगर फील ले लेते हो कि है क्या, फिर प्रॉपर्टीज में आपको कुछ नहीं है, आप बस एक कॉन्सेप्ट से पकड़ो। बस कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, कहीं पर बॉन्ड बचा ही नहीं है। तो आप अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा तब भी बता दो, कुछ भी बता दोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी समझनी है। क्लियर? तो आप नोट कर लो। अब मैं आपसे बात करूंगा मेटेलिक सॉलिड। तीसरे नंबर पर मेटेलिक सॉलिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक शब्द मेटेलिक सॉलिड। अब आप कहोगे कि मेटेलिक सॉलिड का फील कैसे दें? एक चीज बताइए, मैं कोई भी मेटल उठा लेता हूं, सपोज करिए मेरे पास है सोडियम। अब आप कहोगे सोडियम ही क्यों ले रहे हैं? ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास सोडियम है, सोडियम क्या होता है आपको पता है, 2 8 1। एक चीज बताइए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इस मेटल के पास, इस एलिमेंट के पास इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता है। क्यों? हमने पढ़ा है बॉन्ड अगर बनाएगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो एक चीज बताइए, ये 2 8 बन जाएगा और ये कैसा नेचर बना लेगा, Na पॉजिटिव। जब एक चीज बताइए, जब ये Na पॉजिटिव बना लेगा तो एक चीज बताइए, अब ज्यादा स्टेबल है कि अब स्टेबल है? जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, तो एक चीज बताइए, कैटाइन जनरेट कर लिया। और ये जो कैटाइन जो जनरेट किया है, इस कैटाइन को ही हम क्या बोल देते हैं? इसको ही हम बोल देते हैं कर्नल। क्या बोल देते हैं? कर्नल। अब अगर मेटेलिक सॉलिड की बात करूंगा तो जो कर्नल जो मेटल ने बनाया है, जो मेटल ने जो कर्नल बनाया है, और जो कर्नल जो मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, और जो इसने कैटाइन बनाया है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको ही मैं क्या कहता हूं? मेटेलिक सॉलिड। एक बार दोबारा समझिए, अगर मेरे पास कोई मेटल है सोडियम का, अगर मुझे क्या है मेटेलिक बॉन्डिंग बनानी है तो स्टेबल होना पड़ेगा। क्यों? बॉन्ड का मतलब ही क्या है? स्टेबल। क्यों? मैं फ्लैशबैक में गया था, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ही क्या है? स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबल होंगे तभी बॉन्ड बनेंगे। तो एक चीज बताइए, जब कोई मेटल है तो 2 8 1 है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है
जो कब बनती है, जब वो नेचुरल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक चीज बताइए, 281 पर ज्यादा स्टेबल है सोडियम 2,8 पर, तो 2,8 पर ज्यादा है। तो इसने जो ये एक बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो सोडियम है वो कैसा चार्ज धारण कर लेगा अपने ऊपर, मतलब कैसा बन जाएगा, कैसे नेचर का बन जाएगा। तो एक शब्द में बोल दूं तो जो सोडियम है वो क्या बना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, मतलब कैटाइन बना। और जो ये कैटाइन जो बना है, इस प्रॉपर्टी को जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकला है और जो कैटाइन बनाए, तो उसको मैं बोल दूंगा, फिर उसे सोडियम मेटल नहीं बोलूंगा, उसे बोलूंगा केर्नल। और जो केर्नल बना है और जो सोडियम मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे क्या बोल दूंगा, मेटेलिक बॉन्डिंग। जैसे सोडियम के ऊपर 1 केर्नल इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये केर्नल है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या बन गया, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया होगा आपको, नोट कर सकते हो, फील आ गया। अभी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। क्लियर। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखाऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केर्नल एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे ये केर्नल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को यही समझ में नहीं आता, बच्चे रट के जाते हैं। क्वेश्चन आता है, ना कोई टीचर बताता ना कुछ बताता, बस केर्नल बता के छोड़ देते हैं। तो केर्नल क्या बताया था मैंने बताया था कोई भी मेटल है, सपोज करिए सोडियम, अब अगर ये है तो क्या है 281, तो स्टेबल कब होगा, जब बॉन्ड बनाने के लिए 2,8 हो जाएगा तब। तो ये जो पॉजिटिव धारण करा है, ये क्या है, केर्नल। तो क्या होगा, when metal lose its valence cell electron, जब मेटल क्या लूज कर देगा अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कर लेगा कैटाइन, तो इसी को क्या बोलेंगे, केर्नल। कोई दिक्कत, तो ये केर्नल क्या है, जब कोई मेटल लूज कर देगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और उसके बाद ये क्या है, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल फॉर्म को केर्नल बोल रहा हूं कि नहीं। तो आपको यहां से फील आ गया कि जो केर्नल है और जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो स्टेबल फॉर्म है, उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनना क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर है, नोट करो। क्लियर। प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। एक चीज बताइए मुझे, आपका इसको भी फील देता हूं रियल एग्जांपल से। ये केर्नल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये केर्नल है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूट बनाए, तभी क्या बनाए, मेटेलिक सॉलिड। एक चीज बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डिलोकलाइज है कि नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है मतलब क्या है, वैले डिलोकलाइज, मतलब ये है फ्री है, तो इलेक्ट्रिसिटी करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। अगर यहाँ वायर जोड़ दूं, यहाँ जोड़ दूं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, सर्किट से जोड़ दिया ये मैंने, क्या किया, इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ बल्ब लगा दिया। अब यहाँ से क्या है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इधर धक्का मारेंगे, टक 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 पार चला जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। मतलब ये है कि एक चीज बताओ, अगर इसमें डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है तो इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी कि नहीं करी, जो बल्ब है जलाया कि नहीं। मैंने क्या किया, इधर बैटरी से बल्ब को लगा दिया, ये स्विच है। अब मैंने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कर्नल और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये डिलोकलाइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे पुश करेगा, भाई रिपेल करेगा, सेम नेचर का ये इसे। तो यहाँ पर बल्ब है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे और बल्ब जल जाएगा। तो क्या कर लिख दूंगा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिलोकलाइज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर क्रिस्टल, प्लीज नोट। मेटेलिक सॉलिड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। समराइज कर देता हूं, मेटेलिक सॉलिड होता क्या है। मेटेलिक सॉलिड की अगर एक शब्द में बात करूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
केर्नल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब केर्नल होता क्या है? केर्नल होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है किसी भी मेटल की, मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए राजी हो जाए। मतलब एक तरीके से तीसरे शब्द में बात कर दूं, वो मेटल जो क्या करे, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकाले और अपने ऊपर कैटायन धारण कर ले, मतलब पॉजिटिव चार्ज धारण कर ले, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? केर्नल। और केर्नल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, उसी को क्या कहता हूँ? मेटलिक बॉन्डिंग। अब ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करेगा? तो अब सीधा सा मतलब है ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों भाई? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है तो मैंने स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रॉन आए। अब सॉलिड, जो मेटेलिक सॉलिड है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या डीलोकलाइज फॉर्म में, जैसे हीट मिली तुरंत क्या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे छोड़ो, एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो मैंने क्या किया, एक टेबल ले ली मेटल, मतलब आयरन मेटल की टेबल ले ली। अब मैंने क्या किया, वायरिंग की, एक स्विच से वायर लगा दिया और एक भैया से कहा इसे पकड़। और मैंने क्या किया, एक भैया को मतलब बोला कि स्विच को ऑन कर दो, तो वो दूसरा भैया उसे पकड़ेगा, वो कहेगा अरे पागल है क्या, मुझे करंट लग जाएगा। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है, क्यों? उसे पता है उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो मेटल है वो कंडक्शन और बैलेंस बॉन्ड में तुरंत कूद जाएगा, बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि बहुत पास है। क्लियर हो गया होगा आपको मेटलिक बॉन्डिंग। प्लीज नोट कर सकते हो, कोई भी मेटल है उसमें एग्जांपल ले सकता हूं मैं, जैसे Fe ले लूं, निकेल ले लूं, Au ले लूं, Ag ले लूं, कोई भी मेटल। क्लियर? अब लास्ट और आखिरी रह गया मॉलिक्यूलर, नोट कर सकते हो। अब मैं चौथे नंबर पर बात करूंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम 3 पढ़ते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं H बॉन्डिंग। अब आप कहोगे कि ये क्या क्या है, एक एक करके समझिए। सबसे पहले अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर की बात करूं तो मैं यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा। सपोज कीजिए हम कोई खड़ा है, जैसे सपोज कीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आप ही को ले लेता हूं। अब सपोज कीजिए आप रोड पर खड़े हो अपने घर के आसपास। अब क्या है, उधर से क्या है कि एक लड़का और एक लड़की जाता है, मतलब एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रहा है। आप अपने दिल से और दिमाग से बताना, सच बात बतानी है आपको। आप उस लड़के को देखोगे कि लड़की को देखोगे? तो आपका दिमाग इंडिकेशन करेगा लड़की को देखना। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोलर, वो आपसे पोलर हो जाएगी, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो उससे बन सकता है। आप लड़के को नहीं देखोगे। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या बेहुदा क्वेश्चन किया है कि आप लड़के को देखेंगे या लड़की को देखेंगे। आप में से बहुत भैया सीरियस हो सकते हो, लेकिन मेरा पर्पस कोई गलत भावना को वो करना नहीं है। बस केवल और केवल मुझे, मतलब आप अपने दिमाग के से इंडिकेशन कर दो कि आप लड़की को देखोगे कि नहीं। मैं तो भाई लड़की को देखता, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो आपने उस लड़की को देखने का क्या पर्पस है? क्यों? आपका ये पर्पस नहीं है, आपने दिमाग ने इंडिकेट किया है आपको, आपने भी नहीं किया। आप कितना भी मजबूत हो, तो अगर मैं दोनों में से चॉइस रखूंगा तो आप लड़की को देखना प्रेफरेंस करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ पोलर है, मतलब वो आपके साथ बॉन्ड बना सकती है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। आप एक चीज बताइए, आप शादी तो सभी करोगे। अब आपकी शादी होगी, लड़के से होगी लड़की से होगी? ऑब्वियस सी बात है लड़की से होगी। एक चीज बताइए, ऐसा था तो शादी लड़के से ही ना कर लेते? तो मतलब यहाँ से अब आप ये कह रहे होंगे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक शब्द में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पोलर, मतलब ये पोलैरिटी बनना, पोल बनना। तो पोल जब ही बन सकते हैं जब अपोजिट जेंडर के साथ हम कुछ करेंगे, मतलब अपोजिट जेंडर को देखेंगे, मतलब अपोजिट जेंडर के साथ शादी होगी। मतलब एक तरीका मैं बोल दूं, अगर एक मतलब ये है अपोजिट नेचर का होना। अगर मैं लड़के को देखता तो मेरा पोल जनरेट नहीं होता, मतलब मेरा पोल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट जेंडर नहीं है। तो अब
क्यों? अगर मैं पॉजिटिव हूं तो लड़की नेगेटिव होगी, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो लड़का तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब अगर मैं नेगेटिव हूं लड़की पॉजिटिव होगी, क्यों? अपोजिट है। अगर लड़का नेगेटिव मैं नेगेटिव हूं तो लड़का भी तो नेगेटिव ही होगा। तो पोल जनरेट होगा तो किसे देखूंगा? लड़की को अगर देखूंगा तो पोल जनरेट होगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल का फील समझ में आ गया होगा क्या कहने का पर्पस है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया HCl। एक चीज बताइए, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, इसकी 2.1। ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव अपने ऊपर धारण कर लेगा, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में पोल बन गया नहीं बन गया? बताइए मुझे आप। केमिस्ट्री है इसलिए पोलैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। अगर फिजिक्स होता तो पोलैरिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती। एक और एग्जांपल ले लिए HF। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। 3.5 2.5 को खींच लेगा, 2.1 को क्यों? ये धारण करेगा पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव। मतलब ये है लड़की ने आपका अट्रैक्शन खींचा है, ना कि लड़के ने। क्यों? पोलैरिटी लड़की के पास अपोजिट है। मतलब ये है शादी आप लड़के से नहीं लड़की से करोगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए अपोजिट नेचर की जरूरत होती है, ना कि सेम नेचर की जरूरत होती है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। दूसरे नंबर पर बात करूं नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होता है? सेम नेचर। जैसे H2 लड़के से लड़का, अब ये बॉन्ड तो बन जाएगा लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0। Cl2 0। मतलब यही बात हो गई, आप लड़के को ही देख रहे हो। होते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब अगर तीसरी बात करूंगा तो H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड को कैसे समझें? तो H बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसको समझना क्या है, उसमें क्या है? ये एक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है और एक मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन एटम्स होना चाहिए और एक मॉलिक्यूल्स के पास फोन, इस कंडीशन में से एक होना चाहिए। मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से। मतलब ये है एक एलिमेंट के पास, एक मॉलिक्यूल्स के पास ये होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल्स के पास ये, तभी ये H बॉन्डिंग शो कर सकते हैं और यही मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये थोड़ा कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज याद करवा दूंगा, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको अभी कोई भी अगले लेक्चर में मैं आते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज कराऊंगा पहले। क्लियर? तो ये थे आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिए मैंने चारों। सबसे पहले आयनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन कोवेलेंट, देन मॉलिक्यूलर, वो मेटलिक, देन मॉलिक्यूलर। अब हम पढ़ते क्यों हैं? तो क्वेश्चन आते हैं कि बेंजीन कौन सा सॉलिड है, यूरिया कौन सा सॉलिड है। तो ये अगली वीडियो में हम कर लेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं ये आपको फील आ गया होगा अच्छे से, और मैं भी थक गया बोलते बोलते। तो क्लियर नोट कर सकते हो आप, और अच्छे से मुझे लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।